दोस्तों ये स्टोरी का 60वां भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे हैं तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया है, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं। आर्या ने कहा, मिस्टर विराज अभी थोड़ा रुको। आर्या ने यह बात बहुत धीरे से बोली थी, लेकिन शिवाय और विराज दोनों ने सुन ली। शिवाय की आंखों में गुस्सा ठहर गया और उसने दांत पीसते हुए मन ही मन कहा, विराज तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। वहीं विराज उसने तो कसकर अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि वह जानता था आज घर जाकर उसकी खैर नहीं। वहीं वरदान ने आर्या की बातों का जवाब देते हुए कहा, वह एक्चुअली उसका पार्ट टाइम ड्राइवर भी है। यह सुनते ही विराज की तो हंसी आ गई, लेकिन सिवाय उसका गुस्सा दुगना हो गया। उसने पलट कर वरदान को देखा तो वरदान ने अपनी आंखें छोटी करके रिक्वेस्ट की, जैसे कहना चाहता हो आर्या की तबीयत ठीक नहीं है, सच नहीं बता सकते। सिवाय से वहां खड़ा होना मुश्किल हो रहा था। उसने विराज का हाथ पकड़ा और रजावत हाउस से बाहर ले आया। वहीं विराज की तो सिट्टी पिट्टी गुम थी। विराज जानता था आज तो सिवाय का गुस्सा उसे ही झेलना है। विराज ड्राइव कर रहा था और सिवाय उसके पास बैठा हुआ था। विराज दबी हंसी हंस रहा था। वहीं सिवाय अपना गुस्सा कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। इतने दिनों बाद वह अपनी आर्या से मिला और आर्या ने उसे चौकीदार बोल दिया। यह सोच सोच कर सिवाय का दिमाग खराब हो रहा था। वहीं विराज जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था। सिवाय ने अपना चेहरा घुमाकर विराज को देखा तो सिवाय समझ गया विराज अपनी हंसी कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। सिवाय ने गुस्से में विराज की गर्दन को पकड़कर हिलाते हुए कहा, कमीने कुत्ते, शर्म नहीं आती? अपने भाई का मजाक बनाएगा, मेरा मजाक बनाएगा, मेरी हालत पर हंसेगा। तुझे मैं बताता हूँ। वहीं विराज से अपनी हंसी कंट्रोल नहीं हुई तो रिक्वेस्ट करते हुए बोला, भैया छोड़ दीजिए वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। सिवाय ने छोड़ दिया, लेकिन सिवाय का दिमाग सच में बहुत खराब था। सिवाय को हमेशा डर लगता था कि कहीं उसकी छुई मुई उसे भूल जाएगी, और उसका दर्द सही साबित हुआ। उसकी छुई मुई सच में उसे भूल गई। थोड़ी देर बाद विराज ने गाड़ी रघुवंशी मेंशन के बाहर रोकी और रोकने के साथ ही गाड़ी से उतरकर हंसते हुए भाग गया। वहीं सिवाय भी जल्दी से गाड़ी से उतरा और गुस्से में भागता हुआ विराज के पीछे आ गया। वहीं विराज भागता भागता हर्षवर्धन के पीछे जाकर खड़ा हो गया और बोला, चाचू बचा लो वरना आज तो सिवाय भैया मेरी जान ले लेंगे। सिवाय ने कहा, जान तो मैं तेरी लेकर ही रहूंगा। इतना कहकर वह विराज को पकड़ने लगा तो विराज पूरे मेंशन में इधर उधर भागने लगा और फाइनली भागते भागते वह हर्षवर्धन के पीछे आ गया। हर्षवर्धन ने दोनों को रोकते हुए कहा, आखिर हुआ क्या है, मुझे तो कुछ बताओ। विराज ने हंसते हंसते हर्षवर्धन को सब कुछ बता दिया। सिवाय की हालत देखकर हर्षवर्धन को भी हंसी आ गई। विराज ने आखिर में कहा, चाचू आपको पता है वरदान अंकल ने सिवाय भैया को पार्ट टाइम ड्राइवर भी कह दिया। यह सुनते ही अब तो हर्षवर्धन की भी हंसी कंट्रोल में नहीं हो रही थी और वह भी जोर जोर से हंसने लगा। वहीं सिवाय उन दोनों को देखकर पूरी तरह चिढ़ गया था। सिवाय को ऐसे देखकर हर्षवर्धन ने सिवाय के सीने पर उंगली रखकर कहा, सिवाय दर्द हो रहा है ना? यहाँ दर्द हो रहा होगा, बहुत ज्यादा हो रहा होगा दर्द। मेरे भी हो रहा है, बहुत हो रहा है, लेकिन मेरे ऊपर बड़े होने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसीलिए तुम्हारी तरह रिएक्ट नहीं कर सकता। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, तुम भी एक्सेप्ट करो। हर्षवर्धन अपनी बात बोलकर जाने लगा। हर्षवर्धन ने अपनी बात तो बोल दी थी, लेकिन उसने सीधा सीधा सिवाय को ताना मारा था कि जिस सिचुएशन से वह गुजर रहा है उस सिचुएशन से मैं भी गुजर रहा हूँ। हर्षवर्धन ने 2 ही सीढ़ियां चढ़ी थी कि सिवाय ने चिल्लाकर कहा, चाचू आपकी कंडीशन और मेरी कंडीशन में बहुत फर्क है। हर्षवर्धन ने पलटकर सिवाय को देखकर कहा, कंडीशन जो भी हो सिचुएशन एक ही है। आर्या तुमसे दूर है और हीर तुमसे, और इन दोनों की वजह कहीं ना कहीं तुम ही हो। हर्षवर्धन फिर से सीढ़ियां चढ़ने लगा तो सिवाय ने भी थोड़ा सा चिल्लाकर कहा, चाचू मैं किसी की दूरियों की वजह नहीं हूँ, लेकिन मैं अपने दुश्मनों को ऐसे नहीं जाने दे सकता। उनका सब कुछ छीन लूंगा, सब कुछ, उनका स्टेटस, उनका रुतबा, उनकी इज्जत, और जब तक मैं यह सब नहीं करता तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। हर्षवर्धन ने इस बार पलट कर नहीं देखा और अपने कमरे में चला गया। वहीं सिवाय भी अपने कमरे में आ गया। रात के करीब 2 बजे हर्षवर्धन स्टडी रूम में काम करता रहा और फिर अपने कमरे की तरफ जाने लगा,
लेकिन उससे पहले वह शिवाय के कमरे में गया। शिवाय सो रहा था। शिवाय को देखकर हर्षवर्धन को बहुत बुरा लग रहा था। शिवाय ने चाहे जो भी किया हो, लेकिन हर्षवर्धन शिवाय को दुखी नहीं देख सकता था। हर्षवर्धन ने शिवाय का ब्लैंकेट ठीक किया, उसके चेहरे पर आए बालों को हटाया, फिर उसके माथे को चूम कर कहा, जानता हूँ तुम नहीं मानोगे, बिल्कुल नहीं मानोगे। जब तुम मानोगे ही नहीं तो तुमसे कुछ भी कहना बेकार है, लेकिन किस्मत मेरे साथ साथ तुम्हें भी तड़पाएगी, तो उस तड़प को तुम भी ले लो, झेलना पड़ेगा तुम्हें। अगली सुबह हर्षवर्धन एक फ्लैट के सामने खड़ा हुआ था और उस फ्लैट के मेन बेल बजाने के बारे में सोच रहा था। हर्षवर्धन ने कहा, इस शिवाय के बच्चे ने कहाँ फंसा दिया, अब मैं कैसे हीर को मॉडलिंग के लिए मनाऊंगा। इस गधे से कहा था कि तू चला जा, लेकिन नहीं, मुंह फुलाकर बैठ गया, मुझे ही भेज दिया। पता नहीं हीर कैसे रिएक्ट करेगी, वैसे भी कल कुछ ज्यादा ही उल्टा सीधा बोल दिया। हर्षवर्धन ने अपने आप को तैयार किया और उस फ्लैट के गेट की बेल बजा दी। बार बार बेल बजाने के बाद हीर ने गेट खोला। हीर ने हर्षवर्धन को देखा तो पहले उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिर उसने अपने इमोशंस को स्ट्रिक्टली कंट्रोल कर लिया और हर्षवर्धन को देखकर गुस्से में बोली, क्यों आए हैं आप यहाँ? अगर अपना घटिया ऑफर लेकर आए हैं तो चले जाइए। हर्षवर्धन ने कहा, आपके घर में कोई मेहमान आता है तो आप उसे गेट से ही रुखसत कर देते हैं, अंदर नहीं बुलाते। हीर ने कहा, मेहमान भगवान के समान होता है, लेकिन आप मेहमान कहलाने के लायक नहीं हैं। आपका क्या भरोसा आप अंदर आने के बाद फिर से अपने घटियापन पर आ जाएं और मुझे फिर से परेशान करने का मौका ढूंढने लगे। इसीलिए मुझे आपसे बात नहीं करनी चाहिए। यहाँ से फिर अपनी बात बोलकर गेट बंद करने लगी तो हर्षवर्धन ने अपना पैर गेट पर अड़ा दिया और हीर को गुस्सा आ गया और वह बोली, मिस्टर रघुवंशी, पैर हटाइए, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। हर्षवर्धन अपने गले में नरमी लाता हुआ बोला, मिस हिना बाजवा, मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूँ, आपसे माफी मांगने ही आया हूँ। बहुत चाहता हूँ कि आप हमारी कंपनी के लिए मॉडलिंग करें। हीर ने भी एटीट्यूड के साथ कहा, लेकिन मुझे आपके ऑफर में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आप यहाँ से जा सकते हैं। अभी आप मुझे ऑफर दे रहे हैं, उसके बाद जब मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट कर लूंगी तब आप मेरे साथ बदतमीजी करेंगे, और उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, आप यहाँ से जा सकते हैं। हर्षवर्धन ने फिर कहा, मैं सच में अपने किए के लिए माफी मांगता हूँ, आप प्लीज यह ऑफर एक्सेप्ट कर लीजिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद कोई बदतमीजी नहीं होगी। हीर हर्षवर्धन को देख रही थी और तभी हीर का फोन वाइब्रेट हुआ। हीर ने फोन चेक किया तो उसने शिवाय का मैसेज था, जिसमें लिखा हुआ था, बस चाची, ज्यादा भाव मत खाओ, चाचू जल्दी से किसी से माफी नहीं मांगते और आपसे माफी मांग रहे हैं तो उनकी माफी एक्सेप्ट कर लीजिए, वैसे भी हमें आगे का प्लान एग्जीक्यूट करना है। हीर ने मैसेज पढ़ने के बाद हर्षवर्धन को देखकर कहा, ठीक है मिस्टर रघुवंशी, मैं आपका ऑफर एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं। हीर की बात सुनकर हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर उसने आईब्रोज उचकाकर हीर को देखा और मन ही मन कहा, शिवाय ने पूरा ट्रेंड कर दिया, कौन कहेगा या सीधी साधी भोली भाली सी हीर। हर्षवर्धन ने फिर कहा, बताइए क्या शर्त है? आखिर में हीर ने कहा, मेरी पहली शर्त, मैं कोई भी चीज ड्रेस नहीं पहनूंगी। दूसरी शर्त, 8 बजे के बाद काम नहीं करूंगी। तीसरी, अगर मेरे साथ कोई भी आपने बदतमीजी की तो मैं उसी वक्त यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी। चौथी शर्त, मुझे अगर कंफर्ट महसूस नहीं हुआ तो मैं भी यह कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूंगी और किसी भी बेकार की पार्टी में नहीं जाऊंगी। हर्षवर्धन ने कहा, ठीक है, आपकी शर्तें मंजूर हैं। हर्षवर्धन ने अपनी जेब में से एक कॉन्ट्रैक्ट निकालकर हीर को दे दिया और हीर ने उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए। हर्षवर्धन ने कहा, आप कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे नहीं? हीर बोली, मुझे मेरे अपनों पर भरोसा है, मैं जानती हूँ वह मुझे खरोच भी नहीं आने देंगे। यह कहते हुए हीर हर्षवर्धन की आंख में देख रही थी। वहीं हर्षवर्धन अपने इमोशंस कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। हर्षवर्धन हीर के फ्लैट से जाने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर वापस आया और बोला, एक्चुअली मुझे भूख लगी है, अगर आप मेरे लिए कुछ बना देंगे तो। हर्षवर्धन के ऐसा बोलने से हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और वह एक्साइटेड होकर बोली, हाँ क्यों नहीं, बैठो, मैं अभी आपको खाना बनाकर खिलाती हूँ। जो भी था, लेकिन हीर अपने साहब को भूखा नहीं देख सकती थी, इसलिए वह जल्दी से किचन में चली गई। वहीं हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, पता नहीं कब तक एक्टिंग कर पाएगी। हर्षवर्धन सिटिंग एरिया में बैठा रहा और हीर 1 घंटे में हर्षवर्धन के लिए बहुत सारी डिशेज बनाकर ले आई। सब कुछ हर्षवर्धन की पसंद का ही था। आखिर पूरे 5 महीने बाद उसने हर्षवर्धन के लिए खाना बनाया था। हीर ने पूरे मन से हर्षवर्धन की पसंद का ही खाना बनाया था।
हर्षवर्धन ने खाना देखा तो उसकी भूख और ज्यादा बढ़ गई। पिछले 5 महीने से हर्षवर्धन खाना तो खा रहा था, लेकिन सिर्फ जीने के लिए आज वह अपने हीर के हाथ का खाना खाने वाला था। हर्षवर्धन ने खाना शुरू किया और हीर हमेशा की तरह हर्षवर्धन के पास खड़ी रही। आज हर्षवर्धन ने पेट भरकर खाना खाया, बहुत खुशी से खाना खाया और उसने 5 महीनों बाद हीर के साथ जो महसूस किया। हीर हमेशा ऐसे ही हर्षवर्धन को खाना खिलाती थी और खुद हमेशा खड़ी रहती थी। आज भी हीर सोफे के पास ही खड़ी थी और हर्षवर्धन खाना खा रहा था। खाना खाने के बाद हीर से रुका नहीं गया और उसने पूछ लिया, ओ जी कैसा लगा मेरे हाथ का खाना? यह सुनते ही हर्षवर्धन ने हीर को देखा और हीर ने कसकर आंखें बंद कर ली। हीर ने फिर जैसे तैसे अपनी बात को सही करते हुए कहा, मेरे कहने का मतलब है मिस्टर रघुवंशी, मैंने खाना तो ठीक बनाया। हर्षवर्धन ने 5 महीने बाद ऐसा लग रहा था कि पेट भर के खाना खाया है। हर्षवर्धन इससे आगे कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन का फोन रिंग करने लगा और हर्षवर्धन अपना फोन लेकर हीर के फ्लैट से चला गया। वहीं हीर के चेहरे पर मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन के जाते ही हीर तो उछलकर इधर-उधर कूदने लगी। आज उसे भी पूरे 5 महीने बाद हर्षवर्धन का थोड़ा सा ही सही मगर साथ मिला था। हीर ने हर्षवर्धन की थाली की ओर नजर घुमाई तो उसने अभी थोड़ा सा खाना बचा हुआ था। हीर ने हर्षवर्धन की थाली उठाई और बचा हुआ खाना खा लिया। अमेरिका में सांझ और दिव्यांश दोनों ही पार्क में बैठे हुए थे। सांझ ने कहा, जीजू कब तक मुंह छुपा कर उनसे मिलते रहेंगे, एक ना एक दिन तो फेस करना ही है। दिव्यांश ने कहा, सांझ तुम समझ नहीं रही, मुझे डर है कि कहीं दृष्टि ओवर एक्टिंग ना करने लगे। ऐसा ना हो मैं उसे मनाने जाऊं और वह मुझसे और दूर चली जाए। मैं रिस्क नहीं ले सकता। सांझ ने कहा, जीजू शौर्य कहाँ जॉब करता है? दिव्यांश ने कहा, यही एक आईटी कंपनी है उसमें। सांझ बोली, मेरी भी उसी में जॉब लगवा दीजिए ना, मैं उसे बिजी रखूंगी और आप शौर्य की अब्सेंट में दृष्टि दी को पटा लेना। यह सुनते ही दिव्यांश ने आंख फाड़कर सांझ को देखा और बोला, यह तो मेरी आड़ में अपना उल्लू क्यों सीधा कर रही है? यह सुनते ही सांझ ने तो शर्म के मारे मुंह इधर उधर कर लिया। दिव्यांश ने कहा, यह मत समझना कि मैं कुछ समझता नहीं हूँ, बस मैं कहता नहीं हूँ, वरना तुम्हारी आंखें सब कुछ कहती हैं, सब कुछ बिना बोले समझते। और मैं तो यह भी जानता हूँ कि तुम ही शौर्य की चाशनी हो। यह सुनते ही सांझ की आंखें फैल गई। सांझ को अब दिव्यांश के पास बैठना मौत लग रहा था। वह जल्दी से उठने लगी तो दिव्यांश ने उसकी कलाई पकड़कर खींच लिया और वह फिर से दिव्यांश के पास बेंच पर बैठ गई। दिव्यांश ने कहा, ज्यादा स्मार्ट मत बनो, पागल नहीं हूं मैं परेशान जरूर हूं क्योंकि मेरी दृष्टि मुझसे दूर है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं अपने सेंस का यूज नहीं करता। दिव्यांश ने सांझ की ओर देखा जो चुपचाप नजर झुकाए बैठी हुई थी। दिव्यांश ने कहा, तुम्हें क्या लगता है तुम अपना प्यार छुपाओगी तो वह छुप जाएगा, किसी को दिखाई नहीं देगा? और मुझे लगता है पूरी रघुवंशी फैमिली को पता है कि तुम शौर्य से प्यार करती हो। अब तो सांझ बिल्कुल भी दिव्यांश की तरफ नहीं देख रही थी। वह क्या देखती? अगर दिव्यांश उससे सवाल पूछता तो उन सवालों के क्या जवाब देती? यही सोच सोच कर सांझ तो जमीन में गड़ी जा रही थी। दिव्यांश ने आगे कहा, यह सोच नहीं रही हो कि हम सबको कैसे पता कि तुम शौर्य से प्यार करती हो? सांझ ने अब भी दिव्यांश की ओर नहीं देखा, लेकिन दिव्यांश सांझ के ना बोलने से भी सब कुछ समझ रहा था। दिव्यांश ने कहा, मैं तो यह भी जानता हूँ कि तुम शौर्य को आज से नहीं, कॉलेज टाइम से प्यार करती हो, वह शायद उससे पहले से। सांझ अब भी कुछ नहीं बोली। दिव्यांश ने फिर कहा, बता क्यों नहीं देती उसे कि तुम उसे प्यार करती हो? इस पर सांझ ने धीरे से कहा, डर लगता है जीजू, अगर उसने मेरा प्यार एक्सेप्ट नहीं किया तो? दिव्यांश ने कहा, कर लेगा, जहां तक मैं शौर्य को जानता हूं वह तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लेगा, तुम्हें उसे बता देना चाहिए। सांझ ने कहा, मुझसे हिम्मत नहीं है, मुझे अपने दिल की बात बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। मैं तो इतने में से ही खुश हूँ कि शौर्य मेरे आसपास है। वैसे भी मुझे क्या पता शौर्य के दिल में कोई और हो, वह भी मेरी तरह किसी और से दिल ही दिल में प्यार करता हो। मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने दिल की बात शौर्य को बतानी चाहिए। पहले मैं कंफर्म करना चाहती हूँ कि शौर्य के दिल में कोई और तो नहीं है, और अगर कोई और हुआ तो मैं उसके रास्ते नहीं आऊंगी। शौर्य खुश है, मेरे लिए इतना ही काफी है। दिव्यांश ने मुस्कुराकर कहा, बड़ा सब्र है तुम्हारे प्यार के अंदर। कॉलेज टाइम से अब तक वन साइड लव करती आई हो और अब भी उसे बताने की हिम्मत नहीं है।
और तो और सेक्रीफाइस करने के लिए भी तैयार हो गई। क्या बात है, कहाँ से लाती हो इतनी हिम्मत? इस बार सांझ ने अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा, जीजू जब इंसान अकेला होता है ना तो बहुत मजबूर हो जाता है। मैं भी बहुत मजबूर हूँ। दिव्यांश ने सांझ के गाल पर हाथ रखा और अंगूठे से हल्का सा रब करते हुए कहा, अकेली नहीं हो, सब ठीक है ना तुम्हारे साथ? आगे से मत कहना कि तुम अकेली हो। खैर छोड़ो, चलो तुम्हारा ही उल्लू सीधा करते हैं। दिलवाता हूँ तुम्हें शौर्य के बराबर में जॉब। यह सुनते ही सांझ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और फिर दोनों उठकर वहां से चले गए। वहीं दूसरी तरफ आज हीर की शूटिंग का पहला दिन था। हर्षवर्धन सेटअप पर पहुंच गया था। हर्षवर्धन जानबूझकर सेट पर पहुंचा था। हालांकि हर्षवर्धन को इन सब चीजों में इंटरेस्ट नहीं था। इन सब चीजों को विराज या शिवाय ही हैंडल करता था। इसीलिए हर्षवर्धन वहां पहुंच गया क्योंकि उसकी हीर पहली बार एक्टिंग करने वाली थी। वैसे भी वह चाहता था कि हीर टूट जाए और इसीलिए हर्षवर्धन सेट पर सबसे पहले पहुंच गया था। थोड़ी देर बाद हीर भी सेट पर आ गई। हीर ने जीन्स और लॉन्ग कुर्ती पहनी हुई थी। हीर कितना भी बाहर से खुद को मॉडल दिखाने की कोशिश करती थी, लेकिन अंदर से तो हर्षवर्धन की साहिबा ही थी। इसलिए वह कभी भी छोटे कपड़े नहीं पहनती थी और ना ही यह छोटे कपड़ों में कंफर्ट महसूस करती थी। हीर ने जैसे ही सेट पर कदम रखा, उसकी नजर हर्षवर्धन पर पड़ी, जो हाथ बांधे वहीं खड़ा था और हीर का इंतजार कर रहा था। हर्षवर्धन को देखकर हीर मुस्कुराना चाहती थी, लेकिन मुस्कुराई नहीं। वह अपनी खुशी को कैसे कंट्रोल करती थी वही जानती थी। वहीं हर्षवर्धन तो कंटिन्यू हीर को ही देख रहा था। हर्षवर्धन जानता था कि हीर को तोड़ना बहुत आसान है, लेकिन इस बार हीर ने भी कमर कस ली थी। वह हर्षवर्धन के तोड़ने से नहीं टूटती। थोड़ी देर बाद हीर का फोन वाइब्रेट होने लगा। हीर ने फोन चेक किया तो उसमें शिवाय का मैसेज था, जिसमें लिखा था, चाची आज मैं सेट पर नहीं आ सकता। चाचू ने मुझे जानबूझकर यहाँ फंसा दिया। प्लीज आप सब कुछ संभाल लेना। हीर ने मैसेज किया, राजवीर को भेज दो। यह तो कंटिन्यू मुझे देखे जा रहे हैं, ऐसे ही देखते रहे तो मैं शूटिंग नहीं कर पाऊंगी। ऊपर से सुबह सुबह आ गए, इन्हें कुछ काम नहीं है क्या? वैसे ही मैं इतनी हिम्मत करके उनके सामने बोलती हूँ, ऊपर से यह जानबूझकर ऐसे काम करते हैं ताकि मेरा कॉन्फिडेंस गिर जाए। अगर यह ऐसे ही मुझे देखते रहे तो मैं सच बोल रही हूँ, अभी जाकर भाग कर इन्हें गले लगा लूंगी। फिर मत कहना कि चाची यह आपने क्या कर दिया। शिवाय को गुस्सा आ गया और उसने गुस्से में मैसेज टाइप किया, चाची आपको पता है आर्या को ठीक हुए कितने दिन हो गए, लेकिन मैं आर्या को नजर भर के भी नहीं देखा और एक आप हैं जिसे चाचू को गले लगाने की पड़ी हुई है। कोई जरूरत नहीं है चाचू को गले लगाने की, मेरी बैंड बजी हुई है और सबको अपने अपने पार्टनर को गले लगाना है। वह दिव्यांश अमेरिका में दृष्टि को मनाने चला गया। आप चाचू को गले लगाने के लिए मरी जा रही हैं और मैं, मेरा क्या? कभी मेरे बारे में सोचा है? सिवाय का मैसेज पढ़कर हीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। हीर ने मैसेज टाइप किया, अच्छा ठीक है देखती हूँ, लेकिन जितनी जल्दी हो सके अपने चाचू को अपने पास बुला लो, वरना मैं सच में एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी। सिवाय का मैसेज आया, करता हूँ कुछ जुगाड़, आप अपने डायलॉग पर ध्यान दीजिए। सिवाय से चैट करने के बाद हीर ने आसपास नजर घुमाई तो सब आ चुके थे। वहीं हर्षवर्धन तो अब भी आंखों में प्यार लिए बस हीर को ही देख रहा था और हीर बहुत ज्यादा अनकंफर्टेबल फील कर रही थी। हीर बस चाहती थी हर्षवर्धन यहाँ से चला जाए, लेकिन हर्षवर्धन तो हीर को तोड़ने आया था। इतनी जल्दी कैसे चला जाता? थोड़ी देर बाद शूटिंग शुरू हो गई। शिवाय ने शूटिंग के सारे मेंबर को कह दिया था कि वह हिना बाजवा के साथ बहुत प्यार से पेश आए। अगर शिवाय ने किसी एक की भी शिकायत सुन ली तो उसका इस कंपनी में आखिरी दिन होगा। शूटिंग शुरू हुए 2 घंटे हो गए थे और हीर स्टेज पर जा रही थी। किसी भी मेंबर की शक्ल पर जरा भी शिकायत नहीं थी। अगर कोई आम मॉडल होती तो अब तक रिजेक्ट ही हो चुकी होती, लेकिन वह हीर थी, इसीलिए कोई कुछ नहीं बोल रहा था। सब इरिटेट हो चुके थे, लेकिन हीर ने एक बार भी ठीक से एक्टिंग नहीं की। जब तक हर्षवर्धन वहां होता वह एक्टिंग कर ही नहीं पाती। वहीं हर्षवर्धन हीर को ऐसे देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। हर्षवर्धन को लग रहा था आज हीर अच्छी से एक्टिंग नहीं कर पाएगी। 4-6 ऐड के बाद हीर ने डायरेक्टर की ओर देखकर कहा, मैं अभी आती हूँ। डायरेक्टर ने बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ कहा, जी मैम आप आराम से आइए, कोई दिक्कत नहीं है।
वहीं हर्षवर्धन जो डायरेक्टर के पास बैठा हुआ था उसने तिरछी नजरों से डायरेक्टर को देखा और डायरेक्टर ने अपना मुंह छुपा लिया। हर्षवर्धन के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। अगर डायरेक्टर गलती से हीर को ऊंची आवाज में बात करता तो सिवाय तो बाद में मारता, पहले तो हर्षवर्धन ही उसकी बत्तीसी तोड़ देता। वहीं हीर सीधा वॉशरूम में गई और उसने अपने फोन में सिवाय को मैसेज टाइप किया और थोड़ी देर में सिवाय वहां आ गया। सिवाय को देखते ही हीर ने एक पंच बनाकर सिवाय के सीने पर मारा और बोली, सिवाय भैया शर्म नहीं आती? कितनी देर पहले बोला था कि अब चाचू को वहां से भगा दो। वह वहीं बैठे हुए हैं, आंखों में दुनिया भर का प्यार लेकर मुझे देख रहे हैं। मैं उनकी तरफ देखती हूँ तो नर्वस हो जाती हूँ। इतने ऐड हो चुके हैं लेकिन मैं एक्टिंग नहीं कर पाई। तभी वहां राजवीर भी आ गया। राजवीर को देखकर हीर की आंखों में पानी आ गया, क्योंकि एक राजवीर था जिसके सामने हीर अपने दिल की भड़ास निकाल लेती थी। हीर राजवीर के सामने गई और बच्चों की तरह मुंह बनाकर बोली, राजवीर भैया आपके चाचू वहां से हिल ही नहीं रहे तो मैं अपने काम पर ध्यान कैसे लगाऊं? राजवीर ने हीर के आंसू पोंछ कर कहा, चाची मैं करता हूँ कुछ, आप टेंशन मत लो। हीर बोली, टेंशन कैसे ना लूं, वह वहां बैठे रहेंगे तो मैं एक्टिंग नहीं कर पाऊंगी। राजवीर ने कहा, चाची आप जाइए, मैं चाचू को यहाँ से ले जाऊंगा। हीर ने एक नज़र सिवाय को देखा और सिवाय ने पलकें झपकाई। हीर ने अपने आंसू पोंछे, अपना मेकअप ठीक किया और फिर वॉशरूम से निकलकर सेट पर आ गई। हर्षवर्धन की नज़र जैसे ही हीर पर गई उसे समझ आ गया कि हीर रो कर आई है। हर्षवर्धन ने मन ही मन कहा, रोने लगी लेकिन सिवाय की सारी बात मानेगी। शादी मुझसे की है लेकिन बातों में सिवाय के आ गई। देखता हूँ कब तक चाची भतीजे एक्टिंग करते हैं। हीर के फिर से ऐड लेने लगे और तभी वह वहां राजवीर आया। राजवीर ने हर्षवर्धन के कंधे पर हाथ मारा और चेहरे में सीरियस हुए कहा, चाचू मिस्टर सिंघानिया आए हैं, आपको बुला रहे हैं। यह सुनते ही हर्षवर्धन अपनी जगह से खड़ा हो गया। उसने एक बार हीर को देखा और हीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। हर्षवर्धन ने हीर को मुस्कुराहट पास की और वहां से चला गया। हर्षवर्धन सीधा अपने केबिन में आया जहां एक वॉचमैन खड़ा हुआ था और सिवाय सोफे पर बैठा हुआ था। हर्षवर्धन ने वॉचमैन को देखा तो उसे थोड़ी हैरानी हुई। फिर उसने सिवाय को देखकर कहा, कहाँ है मिस्टर सिंघानिया? इस पर सिवाय ने वॉचमैन की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह रहे मिस्टर सिंघानिया। सिवाय की बात सुनकर हर्षवर्धन को गुस्सा आ गया और उसने सिवाय की तरफ देखकर गुस्से में कहा, मजाक का वक्त नहीं है, कहाँ है मिस्टर सिंघानिया? सिवाय अपनी जगह से खड़ा हुआ और उसने वॉचमैन की बाजू पकड़कर हर्षवर्धन के सामने लाकर कहा, यह भी सिंघानिया है, माधव सिंघानिया नाम है इसका। अब आप ही बताओ, आप ही कहते हो ना बड़ों को इज्जत देनी चाहिए। उम्र देखी इनकी 40 साल है, इसलिए हम सभी इन्हें मिस्टर सिंघानिया ही कहते हैं। या आपसे कुछ बात करना चाहते हैं? हर्षवर्धन ने गुस्से में वॉचमैन को देखा और वॉचमैन ने हाथ जोड़ लिए, जिसका साफ मतलब था, साहब मैं खुद नहीं आया, इन्होंने मुझे फंसाया है। हर्षवर्धन ने वॉचमैन को जाने के लिए कहा और वॉचमैन चला गया। हर्षवर्धन ने फिर सिवाय की ओर देखकर कहा, कब तक बचाओगे हीर को? सिवाय बोला, जब आपको सब कुछ पता ही है तो टांग क्यों अड़ा रहे हो? इस पर हर्षवर्धन ने कहा, मैं अड़ाऊंगा टांग, मैं भी देखता हूँ हीर कब तक नहीं टूटती। सिवाय ने बड़े आराम से कहा, क्या करोगे चाची को तोड़कर? मान लो टूट गई, वह आ गई आपकी बाहों में, फिर कौन सा तीर मार लोगे आप? हर्षवर्धन ने सिवाय की ओर देखकर गुस्से में कहा, मुझे मेरी हीर चाहिए, समझे? मुझे बहुत स्ट्रेस होता है जब तक मैं हीर की गोद में सिर रखकर नहीं सोता। मुझे नींद नहीं आती। मैं पिछले 5 महीनों से कैसे रह रहा हूँ मैं ही जानता हूँ। तुम्हारे जितना स्ट्रांग नहीं हूँ मैं। मुझे बस हीर चाहिए। रही बात नैना कपूर की, एक दिन भी नहीं लगेगा उसे बर्बाद करने में, लेकिन मेरी अच्छाई मुझे रोक देती है। सिवाय ने अपने चाचू के कंधों पर हाथ रखकर उसे हल्का सा सहलाते हुए कहा, चाचू कुछ दिन अपनी अच्छाई की गोद में सिर रखकर सो जाइए, क्योंकि चाची तो आपको मिलने वाली ही नहीं है। इतना कहकर सिवाय वहां से जाने लगा। तो हर्षवर्धन भी गुस्से में कहा, अगर हीर मुझे नहीं मिली तो मैं ऐसे ही हीर के काम में टांग अड़ाऊंगा। फिलहाल तो मुझे मेरी हीर चाहिए और कुछ भी नहीं। यह बात बोलकर हर्षवर्धन सेट की ओर चला गया। वहीं सिवाय ने ना में गर्दन हिला दी और वह केबिन से बाहर आ गया। बाहर राजवीर खड़ा था। सिवाय की नजर जैसे ही राजवीर पर पड़ी, दोनों ही
जोर जोर से हंसने लगे। उन दोनों की हंसी हर्षवर्धन के कानों में गई तो उसके चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ गई, लेकिन फिलहाल तो उसे इस सेट पर जाना था, इसलिए उसने पलटकर दोनों को नहीं देखा। राजवीर ने हंसते हुए कहा, मित्र सिंघानिया, और यह सुनकर शिवाय और ज्यादा हंसने लगा। हर्षवर्धन जब सेट पर गया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं, क्योंकि सेट ऑलमोस्ट बैकअप हो चुका था। हर्षवर्धन ने हीर की तरफ देखा तो हीर ने एक मुस्कुराहट पास कर दी। हर्षवर्धन ने फिर डायरेक्टर की तरफ देखा तो डायरेक्टर ने कहा, मैडम ने तो एक ही सांस में ऐड को कंप्लीट कर लिया। आपके जाते ही 3 मिनट तक शॉट इन्होंने 3 मिनट में ही दिया। इतना कहकर डायरेक्टर ने ताली बजाई और फिर वहां से चला गया। वहीं हर्षवर्धन ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे एक मौका मिला था हीर को तोड़ने का, लेकिन शिवाय की वजह से वह भी हाथ से चला गया। हर्षवर्धन ने हीर को देखकर मन ही मन कहा, कब तक बचोगी हीर, एक ना एक दिन तो मैं तुम्हें तोड़ ही दूंगा। इस पर हीर ने भी मन ही मन कहा, आजमा कर देख लो पीहू के डैडी, इस बार हीर टूटेगी नहीं। हीर हर्षवर्धन के पास जाकर बोली, मिस्टर रघुवंशी, अब मैं चलती हूँ, मेरा काम हो गया। हीर चली गई। हर्षवर्धन उसे देखता ही रहा। अचानक ही हर्षवर्धन और हीर दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और दोनों अपने अपने रास्ते चले गए। वहीं दूसरी तरफ राजवीर जब अपने घर पहुंचा तो रूही घर पर नहीं थी। राजवीर ने रूही को कॉल किया तो रूही ने फोन भी रिसीव नहीं किया। अब राजवीर का दिल जोरों से धड़कने लगा। राजवीर ने टाइम देखा तो रात के 9 बज रहे थे। राजवीर ने अपना मैसेज बॉक्स चेक किया तो उसमें रूही का कोई मैसेज नहीं था। राजवीर ने फिर से रूही को फोन किया। 3-4 बार ट्राई करने के बाद रूही ने फोन पिकअप कर लिया। राजवीर ने पूछा, कहाँ हो तुम, और बिना बताए कहाँ चली गई, या मोहल्ला तुम्हारे लिए नया है, ऐसे ही कहीं मत चली जाया करो। इस पर रूही ने कहा, राजवीर मैं यहाँ खड़ी हूँ सब्जी मंडी के पास, जल्दी से तुम लेने आ जाओ, मैंने आज बहुत सारी सब्जी खरीद ली है। यह सुनकर राजवीर ने हैरानी से अपने फोन को कान से हटा कर देखा और फिर हैरानी से बोला, सब्जी लेने? रूही, तुम पर सब्जी लेना सूट भी करता है? इस पर रूही ने कहा, मुझ पर सूट नहीं करता, लेकिन तुम्हारी बीवी पर तो सूट करता है ना। अब जल्दी से आ जाओ। रूही ने फोन कट कर दिया और वहीं राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी बुलेट की चाबी उठाई और घर से निकलकर बुलेट के पास गया और खुद में ही बड़बड़ाया, या सच में मेरी पूरी बीवी बनकर रहेगी, मानेगी नहीं। सब्जी खरीदने गई द ग्रेट रघुवंशी फैमिली की इकलौती बेटी सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने गई है। रूही की खूबसूरती तो पहले ही मुझे घायल कर रही थी, इसके एक्शन तो मुझे हार्ट अटैक ही दे देंगे। राजवीर ने हेलमेट पहना और अपनी बुलेट स्टार्ट कर दी और थोड़ी ही देर बाद वह एक सब्जी मंडी के पास पहुंच गया। रूही अपने दोनों हाथ में 2-3 पॉलीथीन बैग लेकर खड़ी थी जिसमें सब्जियां थी। वहीं रूही के हाथ में एक छोटी सी चटाई भी थी। कुछ किचन का सामान था, कुछ बाथरूम का सामान था। रूही जैसे तैसे उन सामान को पकड़कर खड़ी हुई थी। राजवीर ने रूही को ऐसे देखा तो उसकी हंसी छूट गई। रूही जिसके हाथ में कभी लैपटॉप और फोन हुआ करता था, वह एक ऐसे मिडिल क्लास की बीवी की तरह घर के सामान लेकर खड़ी हुई थी। रूही ने जब राजवीर को हंसते हुए देखा तो मुंह बनाकर बोली, हंस क्यों रहे हो? घर में सामान खत्म हो गया था तो मैं लेने आ गई, इसमें हंसने वाली तो कोई बात नहीं है। इनफैक्ट तुम्हें मेरी हेल्प करनी चाहिए। इतना कहकर रूही ने अपने हाथ में पकड़ी हुई चटाई राजवीर की बुलेट पर रख दी और अपने हाथ में जो सब्जियों की पन्नी पकड़ी हुई थी उसे बुलेट के हैंडल पर टांग दी और फिर राजवीर की बाइक के पीछे बैठती हुई बोली, अब चलो घर जाकर खाना भी बनाना है। राजवीर को हंसी तो बहुत आ रही थी। वह जैसे तैसे अपनी हंसी कंट्रोल कर रहा था, लेकिन फिर उसने अपना हेलमेट पहना और बुलेट स्टार्ट कर दी। थोड़ी ही देर में राजवीर और रूही दोनों ही राजवीर के घर आ गए। रूही ने सारा सामान टेबल पर रखा और राजवीर को देखते हुए कहा, तुम्हें पता है यह सारा सामान मैंने सिर्फ 5,000 में खरीदा है। यह सुनते ही राजवीर की आंखें खुली की खुली रह गई। राजवीर ने कहा, क्या कहा तुमने, दोबारा बताओ। रूही बोली, मैंने सारा सामान 5,000 में खरीदा है। राजवीर ने सामान की तरफ देखा और बोला, क्या बात है, तुम तो दिन पर दिन निपुण गृहिणी बनती जा रही हो। रूही ने मुंह बनाकर राजवीर को देखा
और बोली, मेरी तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम गाली तो मत दो, या क्या तुम संस्कृत में मुझे कुछ कुछ बोलते रहते हो। इस पर राजवीर हंसकर सोफे पर बैठ गया और बोला, निपुण गृहिणी का मतलब है स्मार्ट वाइफ बनती जा रही हो। यह सुनकर रूही के चेहरे पर मुस्कुराहट बड़ी हो गई। रूही राजवीर के पास बैठती हुई बोली, हाँ, मैंने पास वाली आंटी से बारगेनिंग करना सीख लिया है। अगर कोई तुमसे 100 मांगे तो तुम उसे कहो कि मैं 50 दूंगी, तब वह 70 में तुम्हें चीज दे देगा। यह बोलकर रूही हंसने लगी। रूही ने आज बहुत सारे पैसे बचाए थे, जिसे सोचकर रूही खुद में ही बहुत खुश हो रही थी। जबकि रूही जिस घर से बिलोंग करती थी उस घर में पैसों की कमी नहीं थी। रुपए बचाना रूही के स्टैंडर्ड को सूट नहीं करता था, लेकिन राजवीर के प्यार में रूही तो सब कुछ सीख गई थी। जबकि राजवीर ने उसकी किसी भी काम में मदद नहीं की थी, और यही बात राजवीर के दिल में रूही की इज्जत को बढ़ाती जा रही थी। राजवीर रूही के डेडिकेशन को देख रहा था, कहीं ना कहीं रूही के प्यार को समझ भी रहा था, लेकिन फिर भी राजवीर पूरे तरीके से रूही को अपनाने में हिचका जा रहा था। रूही राजवीर को बता रही थी कि उसने कौन सा सामान कितने में खरीदा और दुकानदार ने उसे कितने में बेचा, लेकिन राजवीर तो रूही की बात सुन ही नहीं रहा था। वह तो पूरी तरीके से बस रूही को ही देख रहा था। राजवीर को रूही को ऐसे देखकर कहीं ना कहीं दुख भी होता था। रूही यह सब डिजर्व नहीं करती थी। रूही बोलती रही और राजवीर उसके पास से उठ गया। राजवीर के ऐसे अचानक से उठने से रूही को बुरा लगा, लेकिन फिर उसने सामान को समेटते हुए कहा, राजवीर, मैं सामान रख कर आती हूँ, फिर तुम्हारे लिए खाना बना दूंगी। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाई और अपने कमरे में चला गया। राजवीर अपने कमरे में गया, उसने टॉवल उठाया और वॉशरूम में चला गया। राजवीर शावर के नीचे खड़ा था, उसने अपनी आंखें बंद की हुई थी। राजवीर को रूही की बातें याद आ रही थी। रूही इस सिचुएशन में भी राजवीर के सामने खुश रहती थी। उसे ऐसे दिखाती थी जैसे उसे इस जिंदगी से बिल्कुल भी शिकायत नहीं है। वहीं रूही ने जल्दी से अपना सारा सामान समेट कर किचन की ओर चली गई। राजवीर भी नहा धोकर बाहर आया। तब तक रूही ने डाइनिंग टेबल पर खाना लगा दिया था। राजवीर ने खाना देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। रूही कुछ ही दिन में बहुत अच्छा खाना बनाना सीख गई थी। राजवीर रूही दोनों ने खाना खाया। राजवीर अपने कमरे में जाने लगा तो रूही बोली, राजवीर, कब तक हम अलग अलग कमरे में रहेंगे? क्या हम एक कमरे में नहीं रह सकते? रूही की बात सुनकर राजवीर अपनी जगह खड़ा हो गया और फिर पलट कर बोला, रूही, तुम्हारे सामने तुम्हारी पूरी जिंदगी पड़ी है। तुम क्यों इस 2 कमरे में घर में अपनी जिंदगी बिताने के लिए तैयार हो? पूरा आसमान तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा है और तुम अपनी जिंदगी को एक छोटे से घर में बिताने के लिए तैयार कर रही हो। मेरे साथ तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं। तुम्हारी आज़ादी छिन जाएगी। तुम जो इतना एजुकेटेड हो वह सब बर्बाद हो जाएगा, या सामान खरीदने में ही रह जाओगी। मुझे डाइवोर्स दे दो और अपने सपने पूरे करो। तुम यह जिंदगी डिजर्व नहीं करती। आज नहीं तो कल तुम्हें मुझसे कहीं ज्यादा अच्छा लड़का मिल जाएगा, जो तुम्हें प्यार के साथ लग्जरी लाइफ भी देगा। मेरे साथ तो जिंदगी इसी प्रकार है जो तुम पिछले कई दिनों से जीती आई हो। मेरे घर में सिवाय काम के कुछ नहीं है। हमेशा ऐसे ही रहोगी। मैं सुबह जाऊंगा और शाम को आऊंगा और तुम पूरा दिन घर के काम करोगी। तुम क्यों ऐसी जिंदगी जीने के लिए खुद को तैयार कर रही हो? रूही राजवीर के सामने गई और हाथ बांध कर बोली, मैंने बस एक सवाल पूछा था जिसका जवाब मुझे नहीं मिला, लेकिन तुमने तो पूरा लिख कर मुझको दे दिया, लेकिन मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। रूही फिर राजवीर के चारों ओर चक्कर लगाते हुए कहा, मैं तुम्हारे इस इतने लंबे चौड़े लेक्चर का जवाब दे सकती हूँ, एक एक पॉइंट के 4-4 जवाब दे सकती हूँ, लेकिन फिलहाल मेरा जवाब देने का मूड नहीं है। वैसे भी बराबर वाली आंटी का पति को जवाब देता नहीं उसका हाथ उठ जाता है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे पति का हाथ मुझ पर उठ जाए। कहते हुए रूही बहुत मासूमियत से राजवीर को देख रही थी। यह सुनते ही राजवीर ने रूही को हैरानी से देखा तो रूही को हंसी आ गई। रूही ने कहा, मजाक कर रही हूँ। अब बताओ, क्या हम दोनों एक कमरे में नहीं सो सकते? राजवीर ने तो अपनी हथेली अपने माथे पर मार ली और थोड़ा गुस्से में कहा, रूही, तुम पागल हो गई हो? मैं क्या कह रहा हूँ और तुम क्या सुन रही हो? रूही ने कहा, मैं रघुवंशी फैमिली की बेटी हूँ। एक बार जो डिसाइड कर लिया उसे मरते दम तक निभाऊंगी। रही बात मेरी पढ़ाई लिखाई की, वह मैं यहाँ भी कर सकती हूँ। बस तुम्हें यह सब सेटल करने में
और समझने में थोड़ा टाइम लग रहा है। मैं तुम्हारे घर को अच्छे से संभालना सीख जाऊंगी, तब अपनी पढ़ाई का इस्तेमाल भी कर लूंगी। रही बात कि तुमसे अच्छा मिल जाएगा, तो मुझे तुमसे अच्छा चाहिए ही नहीं। मेरे लिए तुम दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो, तो मैं अपने बेस्ट हस्बैंड को छोड़कर किसी और के पास क्यों जाऊं? अगले ही पल रूही ने गुस्से में राजवीर से कहा, राजवीर, मैं जानती हूँ मेरे डेडिकेशन को तुम इग्नोर कर रहे हो। मैं भी देखती हूँ कब तक इग्नोर करोगे, कब तक इस रिश्ते को एक्सेप्ट नहीं करोगे। सच कहती हूँ राजवीर, जिस दिन तुमने इस रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया ना, उस दिन सच में तुम्हें मिडिल क्लास वाइफ बनकर दिखाऊंगी, जो सुबह शाम अपने हस्बैंड को ताने देती है। इतना कहकर रूही गुस्से में अपने कमरे से चली गई और उसने धड़ाम से गेट बंद कर दिया। इसका साफ मतलब था राजवीर की कही हुई बातें उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। रूही के जाते ही राजवीर के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। राजवीर ने मन ही मन कहा, वह तो मुझे लग ही रहा है था। जितना तुम मुझसे डेडिकेट हो रही हो, उससे ज्यादा मुझे ताने मारोगी। पता नहीं इस रिश्ते का क्या होगा, लेकिन इतना तो जान गया, तुम हार मानने वालों में से नहीं हो। आखिर हो भी तो उस सिवाय रघुवंशी की बहन, तो कैसे मान लोगी? अमेरिका में शौर्य और दृष्टि दोनों ही अपने अपार्टमेंट का आ गए थे। दृष्टि को अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 1 हफ्ता हो गया था। दृष्टि सारा दिन अपने बच्चे को देखती थी, सारा दिन देव के साथ खेलती थी। वहीं शौर्य अपने जॉब के लिए निकल जाता था। फिलहाल तो दोनों भाई बहन को कुछ नहीं चाहिए था, दोनों अपनी छोटी सी जिंदगी में खुश थे। लेकिन शौर्य को कहीं ना कहीं आर्या और अपनी बुआ फूफा की याद आती थी। याद तो दृष्टि को भी आती थी, लेकिन फिलहाल दृष्टि को स्पेस चाहिए था, जिसे शौर्य दे भी रहा था। शौर्य अपनी घड़ी पहनता हुआ बोला, दृष्टि, मैं जा रहा हूँ और मैंने एक नौकर को हायर किया है। अगर आएगा तो काम करवा लेना, पसंद आए तो रख लेना, वरना मन ही मन मना कर देना। दृष्टि ने कहा, क्या जरूरत थी भाई, मैं कर रही हूँ ना घर का काम। शौर्य अपना बैग उठाता हुआ बोला, हाँ कर रही हो, लेकिन तुम अभी अभी ठीक हुई हो। ज्यादा काम करना तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। वैसे भी देव तुम्हें बहुत पूरा दिन परेशान करता है, उसके बाद तुम घर के काम भी करोगी। कमजोर होने का इरादा है? जब इंडिया जाएंगे तो बुआ तो बेलन लेकर मुझे ही मारेगी कि उनकी बेटी को मैंने कितना कमजोर कर दिया। दृष्टि बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, जो नौकर आएगा उसे रख लूंगी। शौर्य ने दृष्टि के बालों को चूमा और फिर देव के गाल पर किस किया और फिर देव को दृष्टि को देकर चला गया। करीब 2 घंटे बाद दृष्टि के अपार्टमेंट की बेल बजी। दृष्टि ने गेट खोला तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। सामने दिव्यांश खड़ा था। दृष्टि कुछ देर तक दिव्यांश को ही देखती रही। दृष्टि को लग रहा था उसकी नजर तो दृष्टि से हट ही नहीं रही थी। वह तो दृष्टि को ऐसे देख रहा था जैसे दृष्टि की सारी खूबसूरती अपने आंखों में समेट लेगा। दिव्यांश का 1 सेकंड के लिए मन हुआ कि वह दृष्टि को अभी गले लगा ले, लेकिन दिव्यांश और दृष्टि बेशक एक दूसरे के सामने खड़े थे, लेकिन दोनों के बीच बहुत दूरियां थी। उन दूरियों को ही दिव्यांश खत्म करने के लिए दृष्टि से मिलने आया था। कुछ देर दिव्यांश को देखने के बाद दृष्टि अपने सेंस में आई और बोली, तुम्हें शौर्य भैया ने भेजा है। दिव्यांश ने दृष्टि की बात नहीं सुनी, वह तो बस दृष्टि की खूबसूरती में खो सा गया। दृष्टि ने दिव्यांश के सामने चुटकी बजाई और बोली, आपसे पूछ रही हूँ, आपको शौर्य भैया ने भेजा है? दोस्तों, आगे क्या होगा जानने के लिए प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।